नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। देखा जाए तो केमिस्ट्री प्रकृति की किसी सीक्रेट रेसिपी बुक की तरह है। एक ऐसी किताब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे बिल्कुल चुपचाप काम करती है। यही वो रूल बुक है जिसके इशारों पर पूरी दुनिया काम कर रही है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है कि गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, नमी की वजह से लोहे पर जंग लग जाना या फिर हमारे शरीर में खाने का पचना, आखिर ये सब असल में है क्या? सच मानिए, ये कोई आम या साधारण घटनाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये बहुत ही एक्टिव केमिकल चेंजेस हैं, यानी रासायनिक बदलाव जो इन चीज़ों की पूरी पहचान और बनावट को ही जड़ से बदल देते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले अभिक्रियाओं की पहचान करना सीखेंगे, फिर समीकरण लिखना और उन्हें संतुलित करना, उसके बाद अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार जानेंगे और आखिर में बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नंबर है आइडेंटिफाइंग रिएक्शंस, फाइंडिंग द क्लूज, यानी अभिक्रियाओं की पहचान और उनके सुराग ढूंढना। एक जासूस की तरह हमें कुछ खास फिजिकल क्लूज की तलाश करनी होती है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। खैर, प्रकृति ने हमारे लिए ये काम काफी आसान कर दिया है। वो हमें रासायनिक बदलावों के 4 बहुत ही स्पष्ट फिजिकल सिग्नल देती है। पहला, स्टेट या अवस्था में बदलाव। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में होने वाला बदलाव। अगर इनमें से कोई भी सुराग मिलता है तो बस समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दानेदार जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच एक रिएक्शन हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिंक के दानों के आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि अगर इस फ्लास्क को छुआ जाए तो ये काफी गर्म लगेगा, यानी गैस का निकलना और तापमान में बदलाव दोनों सुराग यहाँ एक साथ मिल रहे हैं। है ना कमाल? अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, राइटिंग इक्वेशंस, द यूनिवर्सल ट्रांसलेशन, यानी समीकरण लिखना। सवाल यह है कि जब हमने इन बदलावों को देख लिया तो इन्हें कागज पर कैसे उतारा जाए। जाहिर है, इसके लिए एक यूनिवर्सल और शॉर्टकट भाषा की जरूरत होती है। अब जरा इस तुलना को देखिए। अगर हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन को शब्दों में लिखना हो तो हम कहेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काफी लंबा और उबाऊ लगता है ना, लेकिन जैसे ही हम केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यानी Mg+O2 से बना MgO, तो ये एकदम साफ, छोटा और पूरी दुनिया में समझी जाने वाली एक बेहतरीन गणितीय भाषा बन जाती है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बैलेंसिंग इक्वेशंस, द कोर पजल, समीकरणों को संतुलित करना। ये बिल्कुल प्रकृति के एक तराजू की तरह है जिसके दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए। इस तराजू के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही बेसिक नियम काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास या द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। इसलिए तीर के निशान के बाईं तरफ जितने परमाणु हैं, दाईं तरफ भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। हिसाब बिल्कुल पक्का होना चाहिए। चलिए इस अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन पर नजर डालते हैं। यहाँ आयरन यानी Fe और पानी के बीच के रिएक्शन का एक डेटा है। बाईं तरफ देखिए, आयरन का सिर्फ एक परमाणु है, जबकि दाईं तरफ 3 है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है। साफ पता चल रहा है कि प्रकृति का ये तराजू अभी डगमगाया हुआ है और इसे तुरंत बैलेंस करने की जरूरत है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लें ताकि असली फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरा, दोनों तरफ के परमाणुओं की गिनती करें। और तीसरा, सबसे जरूरी सुराग, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा परमाणु हों उसे सबसे पहले बैलेंस करें। बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। और लीजिए, एक एक करके बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये फाइनल संतुलित समीकरण तैयार है। 3FeS + 4H2OG, जिससे बना Fe3O4S + 4H2G। यहाँ S और G जैसे सिंबल्स पर ध्यान देना जरूरी है। S का मतलब है सॉलिड और G का मतलब है गैस। ये सिंबल्स पूरी कहानी को और भी क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पानी के साथ G लिखा है,
जिसका मतलब है कि इस रिएक्शन में पानी का इस्तेमाल असल में भाप के रूप में हुआ है। अब रुख करते हैं अपने चौथे भाग का, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कैटेगराइजिंग द रेसिपीज। अब तक हमने फॉर्मूले लिखना सीख लिया, तो अब इन रासायनिक रेसिपीज की अलग अलग कैटेगरीज को समझते हैं कि परमाणु आखिर आपस में कैसे जुड़ते और टूटते हैं। सबसे पहली और बेसिक कैटेगरी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चीजें कंबाइन होती हैं। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, दीवारों पर की जाने वाली सफेदी। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ मिलता है तो ये दोनों तुरंत रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यहां दो सिंपल चीजें मिली और एक नया प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए अब अपने पांचवें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जब ये सारी चीजें आपस में मिलती या टूटती हैं तो ऊर्जा या एनर्जी का क्या होता है, ये जानना बहुत ही रोमांचक है। इन दोनों का फर्क समझना बहुत आसान है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ खूब सारी गर्मी भी बाहर निकलती है, जैसे कोयले का जलना या फिर हमारा सांस लेना। वहीं दूसरी तरफ एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में चीजों को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी सोख ली जाती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। एक में हीट बाहर आती है तो दूसरे में हीट अंदर जाती है। इसी एंडोथर्मिक प्रोसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा है। इसमें एक अकेला पदार्थ टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अक्सर हीट, लाइट या बिजली की जरूरत पड़ती है। प्रकृति के इस जादू को देखिए। जब सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो सूरज की रोशनी उसे तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल देती है और इस दौरान उसका रंग बदलकर ग्रे हो जाता है। एक मजेदार बात बताऊं, इसी लाइट बेस्ड रिएक्शन का इस्तेमाल पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। है ना शानदार? जाते जाते एक और जरूरी रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एलिमेंट्स अपनी जगह बदल लेते हैं। जब कोई ज्यादा ताकतवर यानी अधिक रिएक्टिव एलिमेंट किसी कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे अगर नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डाल दी जाए तो लोहा वहां से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर द्रव्यमान और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो इतनी सारी गर्मी अचानक बाहर निकलती है, उससे ये छोटे छोटे परमाणु पहले से कहां और कैसे छिपा कर रखते हैं? जरा सोचिए, इन न दिखने वाले परमाणुओं के अंदर कैसी रहस्यमयी दुनिया बसी है। इसी सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं। विज्ञान की इस अद्भुत खोज में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।